सो ये सब गांधी परिवार के कमजोर होने का। हाँ, जब सेंटर कोई भी पार्टी हो, केंद्र कमजोर होता है तो क्षत्रप हावी होते हैं। सर ये तो मेरी कहानी, तो आपकी कहानी की बिल्कुल हमारी दोनों की उल्टी चल रही है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि ये पोस्टर बॉय बना रहे हैं राहुल गांधी को और ये नए एलाइज ढूंढ रहे हैं। कहाँ से वो, बचपन में सुना होगा, एक कुश्ती हुआ करती थी, फाइट हुआ करती थी, दारा सिंह और दूसरा कौन था, किंग कॉन्ग। हर बार जो है बड़ा उसका प्रचार होता था और नतीजा सबको मालूम रहता था क्या होगा। ये उसी तरह की लड़ाई है, उसका हाइप क्रिएट किया जाता है। राहुल गांधी ये सर, ये रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं सब कि भाई हम बनवाएंगे उम्मीदवार, डिक्लेयर करके इस बार करेंगे, क्या कहेंगे? केवल खुश करने के लिए क्या, मतलब अपने नेता के लिए तो कहेंगे ही। ये तो नहीं कह सकते कि अब वो पीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। भाई सबसे अच्छा मौका अगर पिछले 12 सालों में था तो आपको 24 में था, जब ये अलायंस बना था। तो आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़िए, उस अलायंस का नेता नहीं बनवा पाए। लेकिन ये ट्रेडिशनल एलाइज से अपने कम से कम पिछले 10 साल के जो इनके एलाइज थे, या वही छोड़ दीजिए, तो पिछले 3 साल के जो एलाइज थे इंडिया ब्लॉक वाले, उनसे क्यों छिटके छिटके से दिख रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? क्योंकि आप बिहार से शुरू करें, वो अलायंस के साथ क्या हुआ, एक बार स्टेज पे गए और क्या हाल स्थिति हुई आरजेडी की, वो देख लीजिए। यदि केरल में भी जीते हैं, यदि मुस्लिम लीग उनके साथ नहीं खड़ी होती तो कांग्रेस की वो स्थिति नहीं थी कि वो सत्ता में आती। तो आप जिसके भरोसे उस पर कैसे शासन कर सकते हैं? कैसे राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं भाई आप मेरी बात को माने? आप उनके भरोसे खड़े हैं। आपने डीएमके के साथ गए, डीएमके की क्या स्थिति थी आप उसे भी देख लीजिए, उनको अलायंस बदलना पड़ा। कोई ऐसा नहीं था कि उनको टीवी के लेकर बहुत परेशान थे कि आप आइए मुझे ये समर्थन कीजिए या आपकी शर्तों को मैं मानूंगा। उनके शर्तों पे गए हैं, क्योंकि उनको एआईएडीएमके पहले से भी तैयार था, बहुत सारे विधायक थे कि जो देकर चले जाएंगे। तो राहुल गांधी को बात मानने के लिए, मनवाने के लिए अपने अंदर भी होना चाहिए कि नेतृत्व तो मिलना चाहिए। या ये मजबूरी है कांग्रेस की, या कोई ग्रैंड कोई इसके पीछे कोई ग्रैंड प्लान है? देखिए, भाई नए साथी ढूंढो। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक प्लान चल रहा है कि मोदी जी को कम से कम जितना चाहे उतना शासन करने दो, किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, और उस पे चल रहे हैं। क्योंकि बार बार राहुल गांधी को सामने लाया जाता, अभी इन्होंने दारा सिंह वाला जो कहानी सुनाया कि हर बार हम लोग सुनते थे कि भाई होगा, और क्या होता था रिजल्ट सबको पता है। वही स्थिति है कि हम उसी खेल को फिर दोबारा खेलने जा रहे हैं, और एक ही घोड़े को कितने बार पिटवाएंगे, कितने बार दौड़ाएंगे, कितने बार हराएंगे, इस पे भी तो आपको नजर देना पड़ेगा। आप देखिए कि यदि वो कहते हैं कि केरल में मेरी जीत है, ये तो मानेंगे ना आप, इस वक्त उनके जितने ऑपोजिशन खेमे के जितने उनके राइवल थे सब पिट गए। तो पिटवाया किसने? ममता जी पिट गई, अरे तो पिटवाया किसने? स्टालिन पिट गए। तो पिटवाया किसने? बचे तो राहुल गांधी। वो बचे कहाँ? वो क्या वो डायलॉग कौन से, वो उसका बड़ा फेमस हुआ था एक वेब सीरीज का, तो क्या सब चले जाएंगे तो पार्टी बचेगा। बचे तो राहुल गांधी। नहीं, बच के करेंगे क्या? बात है कि हमारे चेहरे पे लोगों का कितना विश्वास है, मतदाता कैसे आएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को एक अलग तरीके से ट्रीट करती है, और उसको अपने साथ रखने के लिए वो एक उसकी प्लान है। वो हिंदुत्व के लेकर कभी भी वो समझौता नहीं किया, उन्होंने उस पर लेकर किया, और वो संख्या बढ़ते ही गई। जैसे आप बंगाल का याद होगा, प्रदीप जी ने कहा कि 10% बस हिंदुओं की और वोट चाहिए पिछले की अपेक्षा, लेकिन बंगाल की जनता ने विश्वास नहीं किया प्रदीप जी के बाद पे 15-20% दे दिया, इतनी बड़ी जीत हो गई। तो अब जिस हमारे जो वोटर है उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी पैठ बनाते हैं अपने वोटर के साथ, तो वो भी पक्की तरीके से खड़े। आप मंत्रिमंडल देख लीजिए केरल का, भाई वो तो सबसे आबादी के हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिला है। सबसे ज्यादा ईसाइयों को, ईसाई मंत्री 6 बने हैं, उसके बाद मुसलमानों को, और आबादी के अनुपात में कम मिला है। और आप ये कह सकते हैं कि चलिए चीफ मिनिस्टर हिंदू समाज से है, लेकिन अदरवाइज रिप्रेजेंटेशन आबादी के हिसाब से कम है, और उसमें भी खास तौर पर क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा उन्होंने दिया, अगर पॉपुलेशन की बात करें। हाँ, आज की अगर ओथ सेरेमनी की बात करें तो सौरभ, नेशनल पॉलिटिक्स के लिए आपसे सबसे बड़ी चीज़ वही थी कि एक तो आईयूएमएल के साथ आप सरकार बना रहे हैं, जैसे आईयूएमएल के साथ पहले भी 1979-80 से है कांग्रेस पार्टी, लेकिन तब वो केरल का आमतौर पर इशू हुआ करता था।
इस तरह का सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया में इतना डिस्कशन का विषय नहीं होता था। अब देश भर में आज लोग जान रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, जिसको राहुल गांधी ये कहते हैं कि बहुत सेकुलर और डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने अपने 27 कैंडिडेट में से 26 कैंडिडेट मुस्लिम दिए थे, एक सिर्फ हिंदू, वो भी हारे। और उसका पिछले 3-4 इलेक्शन में आप देखें तो लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है। केरल में भी जो मालाबार इलाका है वहाँ से वो बाहर एर्नाकुलम वगैरह इस तरह की चीज़ों में वो बढ़ रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी सीधे उनको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह की पार्टी के साथ अगर आप सरकार में इतनी प्रमुखता के साथ होंगे, और आज कांग्रेस से कुछ लोग कह भी रहे थे कि नंबर 2 पे ओथ IUML का इस लिहाज से था क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो पिछली बार भी आपने ही कराया था जो आपकी सरकार थी। तो इस तरह से अगर आप अपनी सरकार का उसको पोस्टर बॉय बनाएंगे, एक तरफ वो हो रहा है, दूसरी तरफ आप शुभेंदु अधिकारी का देखें कि बंगाल में जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो आरोप लगाते हुए जो स्कीम को लेकर बीजेपी के लोग टारगेट करते थे, जैसे इमाम को भत्ता वत्ता सब मिलता था, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तीसरी चीज़ आपने देखी होगी आज कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कौन सी एक लाइन खींची है नमाज को लेके। तो इस तरह के पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि अगर राहुल गांधी फेस हो नरेंद्र मोदी के लिए तो 2029 का जो युद्ध 29 है वो कितना आसान हो जाएगा बीजेपी के लिहाज से। ऐसी चीज़ों को आप कैसे काउंटर कर पाएंगे? वक्फ को लेके जो IUML का केरला में अप्रोच रहा है, शिक्षा पे सौरभ हैरानी होगी आपको जाके कि IUML का पहला पोर्टफोलियो का डिमांड एजुकेशन का रहता है। किस लिए भाई, क्या करना है आपको? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आपको, अच्छा दूसरी चीज़ कि जमीयत के साथ केरल में बहुत घनिष्ठ संबंध, अच्छा वहाँ पर IUML का, तो ये सारी चीज़ें लेकर अगर आप उसको राष्ट्रीय स्तर पे अगर पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उसका मैसेज तो फिर 2029 में बीजेपी बहुत आसानी के साथ भुनाएगी अपने हिसाब।